Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to do the topic which is titled as consumer surplus. और ये मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीएस पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के कोर्स आउटलाइन में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, और इसके अलावा जो भी सीखना चाहे यू आर मोस्ट वेलकम. कंज्यूमर सरप्लस का क्या कॉन्सेप्ट है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे फॉर द गुड एंड द प्राइस ही एक्चुअली पेज़ फॉर द गुड. यानी कि आप मार्केट जाएं और आप किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि भाई ये चीज़ मैंने 50 रुपए की ले लेनी है, लेकिन वो आपको मिल जाती है 40 रुपए की. तो इसका मतलब 10 रुपए का एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया, विच इज़ कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बुक में अवेलेबल हैं. एल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा है? द एक्सेस ऑफ द प्राइस दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट द थिंग इज़ द मेजर ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस. यानी आपने एक जहन में एक एडिशनल एक प्राइस सेट की होती है जो आप कहते हैं कि ये यहाँ तक मैं पे करने को तैयार हूँ, इससे ज़्यादा मुझे शॉपकीपर ने कहा तो मैं पे नहीं करूँगा. मसलन आप कहते हैं, आपने जहन में डिसाइड कर रखा है कि भाई मैं ये चीज़ 100 रुपये तक ख़रीदूँगा और वो आपको बाई चांस 60 रुपीज़ में मिल जाती है, तो आपने 100 माइनस 60 कितना सरप्लस एंजॉय कर लिया? 40 रुपीज़ का. यानी आपने ये जहन में सोच रखा था कि अगर 100 रुपये तक का होगा तो मैं ले लूँगा, मैं इसके बग़ैर घर नहीं जाऊँगा. तो दैट 40 रुपीज़ additional satisfaction that you got is called consumer surplus. अब कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे दो बातें चल रही हैं. एक तो ये हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, वो किस तरह कि हमारा नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तभी हम उसको ज़्यादा लेने पर राज़ी होते हैं. Isn't it so? This is basic law of demand that we are only willing to purchase additional quantities of something only when its price decreases. ठीक है. और दूसरा ये कि एक और चीज़ जो साइड बाय साइड चल रही होती है कि हम क्यों एडिशनल यूनिट कम कीमत पर लेने को राज़ी होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी क्वांटिटी किसी चीज़ की बढ़ाते हैं, ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाती है, विच इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यानी कंज्यूमर बिहेवियर के ये दो एस्पेक्ट साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, और यही कॉन्सेप्ट जो है कंज्यूमर सरप्लस में भी आ रहा है. तो ये दो बातें आपने अपनी जहन में रखनी है. फिर ये है कि जो इसमें कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक और फिनोमेना है जो एज्यूम किया गया है, वो ये है कि मार्केट में जो भी कमोडिटी है उसकी एक सिंगल प्राइस चल रही है, and everybody is aware of that price, buyers and sellers. in other ways perfect competition assume किया गया है. ठीक है. अच्छा, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद फिर डेफिनेशन की तरफ आ जाएंगे, वो आपको फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. अब आप अज्यूम करें कि आप मार्केट में एक पेन लेने निकले. उस पेन की एक्चुअल कीमत 10 रुपये थी. आपको पेन बहुत ज़रूरी चाहिए था. आप सोच कर गए थे कि भाई अगर मुझे 25 रुपये का भी मिला तो मैं ख़रीद लूँगा या ख़रीद लूँगी. ठीक है, आप एक पेन के लिए आप 25 रुपये विलिंग थे देने के लिए, लेकिन एक्चुअल आपको कितना पे करना पड़ा? 10. ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस इस शख्स का कितना हो गया? एक्चुअल विलिंग टू पे वो कितना था? 25, और उसने पे कितना किया? 10 रुपीज़. तो कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया? ₹15. अब उसको अगर दूसरा पेन लेना है तो ये जो हमारा बेसिक साइकी है कि कीमत कम होती है तभी हम एडिशनल यूनिट डिमांड करते हैं. तो वो यही बात हो गई कि जब कीमत उसकी मज़ीद 5 रुपये कम हुई तो इस शख्स ने कहा कि चलो मैं एक और पेन ख़रीद लेता हूँ. तो इसने, हालांकि उसके लिए वो 20 रुपये देने के लिए राज़ी था, लेकिन एक्चुअली मार्केट में उसकी कीमत 10 थी, तो इसने और एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव की. तो इस स्टेप में उसका सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 10 रुपीज़ का. ठीक है. थर्ड पेन पे मज़ीद वो ले लेगा तीसरा पेन अगर मज़ीद कीमत कम होगी. बेसिक बिहेवियर, बेसिक कंज्यूमर बिहेवियर. और देने उसको पड़ गए 10 रुपये.
अभी भी वो उसको वो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, विच इज़ 15 माइनस 10 इज़ 5। फोर्थ पर उसने ले तो लिया क्योंकि उसको 10 रुपये का मिल रहा था और एक्चुअल वो 10 रुपये देना चाहता था और 10 रुपये ही उसकी प्राइस थी, तो उसने कोई एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस डिराइव नहीं किया। ठीक है, अब आप इसको यूं भी इमेजिन कर सकते हो कि ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, जो कि हर एडिशनल परचेज के साथ गिरती चली जाती है, और ये है एक्चुअल प्राइस जो वो पे करने के लिए राज़ी है। आप इस तरह भी सोच सकते हो। अब इन चीज़ों को आप टोटल करो तो ये आपका आएगा आई थिंक राउंड अबाउट 70। ठीक है, लेट मी कैलकुलेट 45 50 60 70, yes. And how much he was willing to pay altogether for 4 pence? He was willing to pay rupees 40. Oh, sorry, actual price of the 4 pence in the market was rupees 40 and he was willing to pay rupees 70. लेकिन हर स्टेज पर उसको पेन जो था वो उसकी विलिंगनेस से कम पे मिला, तो उसने ये सारा कंज्यूमर सरप्लस इन्जॉय किया। इसका टोटल आपके पास आता है 15 एंड 5 20 एंड प्लस 10 30। तो अब आप देखो, ही वॉज विलिंग टू पे ₹70, he actually paid ₹40, so 70 minus 40 is ₹30's consumer surplus is what he has enjoyed। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को हम एज अ ग्राफ में भी शो कर सकते हैं डिमांड कर्व के थ्रू। यहाँ पे हम सिंपल सा डिमांड कर्व बना लेंगे कि उसने कितनी प्राइस पर कितनी या वो विलिंग था कितनी कीमत पर उसने कितनी कमोडिटी क्वांटिटी खरीदी, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। लेट्स से ऑन कमोडिटी 1 ही वाज विलिंग टू पे ₹25, so we get this point. On second commodity he was willing to pay ₹20, so this is the area that we get. On on third quantity of that good he was willing to pay ₹15, and on fourth unit he was only willing to pay ₹10, और 10 ही उसकी प्राइस भी थी। ठीक है, ये और ये तो सिंपली उसका आ गया डिमांड कर्व। बाकी ये जितना भी एरिया रह गया, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पर आप देख लो, वो पे करना चाहता था 25 लेकिन उसने पे किए 10, तो दिस इज़ द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ 15, ये जो यहाँ पे आपने दिखाया। फिर वो पे करना चाहता था 20 बट ही एंडेड अप पेइंग 10, सो दिस इज़ द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ 10। फिर यहाँ पर वो पे करना चाह रहा था 15, वो कर देता अगर वो उसको शॉपकीपर उसे कहता, लेकिन ही एक्चुअली एंडेड अप पेइंग ₹10, तो ये हो गया उसका कंज्यूमर सरप्लस 5, और यहाँ पर 10th पर उसको कोई सरप्लस नहीं मिला। ठीक है, सॉरी मैंने इसको एरिया को भी मार्क किया, ये एरिया नहीं आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसकी जितनी वो मार्जिनल यूटिलिटी है उतनी ही उस चीज़ की कीमत भी है, तो फोर्थ पेन पर उसको कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी। तो ये सारा एरिया जब आप ऐड कर लेंगे, सो दिस इज़ द कंज्यूमर सरप्लस ऑफ द कंज्यूमर विच इज़ इक्वल टू 30। ठीक है, अच्छा, अब जहन में ये बात आती है कि कंज्यूमर सरप्लस यूज़ कहाँ होता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर काम आता होगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो बुक है, लेट मी सी इफ़ दिस इज़ क्लियर, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू विद अ कॉपी ऑफ दिस एज वेल। यहाँ पे थेरेटिकल इम्पोर्टेंस ये लिखी है कि the idea of consumer surplus reveals the benefits which we derive from our purchase of the commodity in the market. For example, when we purchase salt or a matchbox, we are willing to pay the amount much higher than their market value. For example, a consumer would be willing to pay ₹10 for a matchbox rather than go without it, but it actually pays ₹1 on the purchase of the matchbox. So consumer surplus on the purchase of a matchbox is ₹9। बड़ी सीधी सी बात इन्होंने लिखी है कि बाज़ दफ़ा मार्केट में कुछ चीज़ों की वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वैल्यू इन एक्सचेंज।
एक माचिस का डब्बा अगर आप 1 रुपए में ख़रीद रहे हैं तो लेकिन आपकी माचिस का यूज़ बहुत ज़्यादा है तो आप ग़ालिबन उसके लिए 10 रुपए भी पे करने को तैयार हैं, लेकिन वो आपको मिल जाती है 1 रुपए में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 9 रुपए एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस उस पर इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया जो मैंने रीड किया। प्रैक्टिकली ये कौन यूज़ करता है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है मोनोपोलिस्ट्स का। अब यहाँ पर मोनोपोलिस्ट मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ हु इज़ अ मोनोपोलिस्ट। अब इफ़ देर इज़ अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ एनी कमोडिटी दैट पर्सन इज़ कॉल्ड अ मोनोपोलिस्ट। किसी चीज़ को बनाने वाला अगर कोई एक ही है, जैसे अगर वापडा पाकिस्तान में बिजली एक प्रोड्यूस करने वाला सिंगल पब्लिक सेक्टर इदारा है तो वो मोनोपोलिस्ट है। अब मोनोपोलिस्ट इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करता है? मोनोपोलिस्ट ये देखता है कि कंज्यूमर सरप्लस अगर किसी चीज़ का ज़्यादा है, उसकी प्राइस वो ज़्यादा सेट कर देते हैं। अगर उसमें कंज्यूमर्स विलिंग हैं ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए और वो एक्चुअली में कम पे कर रहे हैं, then the monopolist is definitely going to raise the price of the commodity, and he would try in other words to reduce consumer surplus. ठीक है, ये यहीं पे लिखा हुआ है, a monopolist can charge higher price for his product if the consumers are enjoying large consumer surplus on the use of his products. फिर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, the inhabitants of a country derive consumer surplus when they import commodities from abroad. They are usually prepared to pay more for them than what they actually pay. यानी किसी कंट्री में रहने वाले जब कोई इम्पोर्टेड चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो उनके बैक ऑफ द माइंड ये कंज्यूमर सरप्लस ही तो आपके जो इम्पोर्टर्स हैं वो यही कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि इम्पोर्टेड चीज़ अगर 500 रुपये में वो सेल करेंगे तो लोग तो शायद इसको 700-800 में भी लेने को तैयार हैं। सो दे नो दिस factor, that's why they keep on importing it because people would buy it even at a higher price. ठीक है, फिर फोर्थ है कि a finance minister imposes taxes on the commodities yielding consumer surplus. फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी कमोडिटीज़ पर टैक्स बढ़ा देते हैं जिस पर कंज्यूमर सरप्लस लोग ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि लोग तो इसकी ज़्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हैं, तो वो उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप इसमें इमेजिन कर सकते हो मेडिसिन्स पे जो टैक्स लगता है वो कितनी भी महंगी हो जाती हैं, लोग फिर भी वो लेने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो हर ऐसा कमोडिटी जिस पे कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा होता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसी चीज़ को टारगेट करके उसकी कीमत ज़्यादा करते हैं और अपना रेवेन्यू ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं या ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि एन एंटरप्रेन्योर बिफोर इन्वेस्टिंग कैपिटल इन अ प्रोजेक्ट evaluates the consumer surplus to be derived from it. If the benefits obtained are greater than the costs, the investment is undertaken. यानी कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले वो उस चीज़ का कंज्यूमर सरप्लस देखता है। अगर बेनिफिट्स ज़्यादा हों, ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट से बेनिफिट्स ज़्यादा हों कॉस्ट से तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर बेनिफिट्स ऑब्वियसली कम हो तो फिर तो आपको लॉस होगा। फिर आप अगर ज़्यादा खर्चा करके आपको कम बेनिफिट मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, तो उस प्रोजेक्ट में फिर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस का और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस। अब ये मैं वापस जाकर आपको एक दफ़ा फिर से इसकी डेफिनेशन बता दूँ, अब ये ज़रा आपको बेहतर समझ आएगी। कंज्यूमर सरप्लस का क्या कॉन्सेप्ट था कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे फॉर द गुड एंड द प्राइस ही एक्चुअली पेज फॉर द गुड। अब ये ज़्यादा क्लियर होगा कि डिफरेंस है कंज्यूमर सरप्लस दो कीमतों के दरमियान। वो दो कीमतें, एक वो होती है जो कंज्यूमर पे करना चाहता है, वो जहन में सोच के आया होता है कि मैं मैक्सिमम इतना पे करने के लिए तैयार हूँ, इसके बगैर मैंने इसको पे कर सकता हूँ, वरना मैं इस चीज़ के बगैर घर नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो विदाउट दैट कमोडिटी। और अगर असल में उसको वो कम कीमत पे करनी पड़ जाए
तो जो मैक्सिमम अमाउंट और वो जो पेड अमाउंट है उसका जो डिफरेंस है वो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक्स फॉर लिसनिंग.